स्वागत है भाई आप सभी लोगों का एक नए दिन में, एक नई वीडियो में। आज मैं हूँ पनामा की कैपिटल पनामा सिटी में। आज हम विजिट करेंगे पनामा कैनाल। पनामा सिटी के काफ़ी पास ही है कैनाल। वैसे तो कैनाल पूरे पनामा से होके जाती है, पर जो विजिटर सेंटर बना रखा है वो काफ़ी पास में है सिटी के। मतलब यहाँ से ये मान लो 20-25 मिनट की टैक्सी राइड और आप वहाँ पे पहुँच जाओगे। अभी बज रहे हैं दोपहर के लगभग 12:30, तो हम सोच रहे हैं अभी लंच कर लेते हैं और फिर टैक्सी लेके जाएंगे पनामा कैनाल। वो विजिट करेंगे, पूरा विजिटर सेंटर है। मतलब वहाँ पे आप जाके देख सकते हो कि ये जो दुनिया का मतलब मार्वल ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं, ये कैसे काम कैसे करती है पनामा कैनाल, वो सब आप जाके देख सकते हो। ये मेरा हॉस्टल था जहाँ पे रुके हुए हम। और फिर आते वक्त हम बस में आ जाए या फिर मेट्रो में आ जाए। मेट्रो वहाँ तक नहीं जाती, बीच तक जाती है, फिर बस लेनी पड़ती है। पर जाते वक्त टैक्सी ले लेंगे हम, आते वक्त बस ले लेंगे, क्योंकि हमको पेंटिंग भी लेने जानी है वो वाली जो कल मैंने बताई थी ना आपको, जो हमको पसंद आई थी, पर हमारे पास कैश नहीं था, वरना कल ही लेके आ जाते। तो चलो चलते हैं, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस पूरी ट्रिप का मैं मोरक्को मेरा पहला देश था। मैं निकला था, कब निकला था, जैसे फरवरी में निकला था। लगभग 80 दिन हो जाएंगे कल, 80 या फिर 70 दिन, नहीं 80 दिन हो जाएंगे। तो कल मैं वापस, यहाँ से मेरी वापसी की फ़्लाइट है इंडिया की। तो आज हमारा इस वाले ट्रिप का आखिरी दिन है। तो भाई आज दूसरे रेस्टोरेंट पे आ गए थे, मसाला इंडियन क्यूजीन पे आ गए थे। कल रात को ना हमने गोलगप्पे और डोसा ऑर्डर किया था उस पहले वाले रेस्टोरेंट से। तो थोड़ा डोसा अजीब सा आया था, थोड़े गोलगप्पे टूटे हुए थे। तो संटी भाई थोड़ा जल्दी गुस्सा कर जाते हैं इन सब चीज़ों पे। मैंने कहा था उसी रेस्टोरेंट पे चल लेते हैं, पर भाई बोले नहीं, छोले भटूरे खाऊंगा मैं और दूसरे वाले पे चलते। मैंने कहा छोले भटूरे तो अच्छे ही थे, उसी पे खा लेते, सस्ते भी थे। पर कहते नहीं मेरे को तो दूसरे पे ही चलना है। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं। यहाँ पे आके छोले भटूरे ऑर्डर करे, छोले भटूरे अच्छे भी नहीं आए और लगभग उस दिन से डबल प्राइस में आए। न्यूयॉर्क से भी महंगे छोले भटूरे खाए अभी हमने यहाँ पे, $37 की 2 प्लेट। और वहाँ पे शायद हमने उस दिन खाए थे शायद $21 या $22 की 2 प्लेट। तो भाई इतना गुस्सा मत किया करो, अमेरिका जाके थोड़े आप चिड़चिड़े बन चुके हो। अरे भाई मैं गुस्सा नहीं कर रहा था, मैंने सोचा कि है ना चलो दूसरी जगह की भी छोले भटूरे खा के देखते। नहीं, जब एक चीज़ अच्छी मिल ही रही है। हाँ, तो मैं जो कहता हूँ ना, लोकल में इसलिए नहीं खाता, मैं कभी भी एक्सपेरिमेंट नहीं करता। अब यहाँ मजा भी नहीं आया, पैसे भी डबल लग गए, क्या फायदा। आप लोग एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे तो पता कैसे चलेगा कि उसके ज्यादा बेटर थे इनके। भाई हमको यार रहना थोड़ी ना है, हमको 2 दिन। मगर हम लोगों को तो बताना है ना, अगर लोग आएंगे तो कहाँ जाएं। बता दिया हमने बेस्ट बस। नहीं वो वाला बेस्ट है भाई आप ये वाला नहीं है, आ जाओ। हाँ तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि बार बार चेंज मत करो। मैं तो भाई हमेशा यही करता हूँ, देखो आपको जो करना है करो। मैं तो हमेशा यही करता हूँ, कंट्री में गया अगर मेरे को रेस्टोरेंट पसंद आ गया मैं रोज़ वहीं खाऊंगा। 2-3 दिन रुकना होता है कि सिटी में, मेरे को बसना थोड़ी ना। अगर बसना हो मेरे को यहाँ पे तो मैं सारे रेस्टोरेंट इंडिया के ट्राई कर दूंगा यहाँ पे, और जो सबसे बेस्ट होगा फिर उस पर जाया करूँगा खाने में। पर भाई 2 दिनों में क्या एक्सपेरिमेंट कर ले बताओ भैया, मज़ा भी नहीं है। डबल पैसे लग गए, मान लो 4000 रुपये के छोले भटूरे खा गए हम। बस और गुस्सा मत करो। नहीं तो सुबह सुबह आपने करा था। चलो भाई अपनी टैक्सी आ गई, अब चलते हैं पनामा कैनाल विजिट करने। और जनरली टैक्सी वाले नई वाली सीट आगे करके रखते हैं, पर हम जैसे लोग होते हैं आगे बैठ जाते हैं। तो ये सारा सौदा अपना साइड में रख लिया इस बंदे ने। चलो भाई चलते हैं। लो भाई यहाँ पे टैक्सी वाले ने हमको उतार दिया पनामा कैनाल के विजिटर सेंटर पे। तो यहाँ देखो कितनी भीड़ है भाई, कितने लोग आ रखे हैं, कितने टैक्सी वाले यहाँ पे। काफ़ी फेमस है टूरिस्ट के बीच में। चलो टिकट लेते हैं और अंदर चलते हैं विजिटर सेंटर के। यहाँ तो बहुत गर्मी हो रही है, अंदर जाके पनामा कैनाल के बारे में आपको सब बताऊँगा मैं। भाई पनामा कैनाल की टिकट है $17.22 की। कुछ सेंस बन रहा है इस टिकट का? या तो 17 ही कर लेते या 18 ही कर लेते, 17 17.5 कर लेते। $17.22 मतलब समझ से में नहीं आया। चलो कोई नहीं, चलो। एक्वाडोर नो आई डोंट नो भाई पनामा कैनाल की टिकट तो सिर्फ $10 की है। जो दूसरी टिकट है ना वो IMAX का कोई थिएटर है यहाँ पे, और यहाँ पे मूवी चलती है पनामा कैनाल की। $60.22 की वो टिकट दे दी। अरे नहीं देखनी हमको मूवी यार। चलो ठीक है, हमने तो सोचा था $17 की टिकट ही है, पर इन्होंने ऐसे अलग अलग दिखा रखे। नहीं भाई $7 की तो टिकट है।
10 की टिकट है और $60 का थिएटर है। तो भाई हमने डिसाइड करा है कि पहले फ़िल्म ही देख लेते हैं जो भी है, $7.22 की, और थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी तो आपको और ज़्यादा अच्छा समझा पाऊँगा मैं। भाई हमने सोचा था पहले मूवी देखेंगे बाद में चले जाएंगे। भाई अभी तो एक भी भीड़ नहीं थी, एक बंदा नहीं जा रहा था थिएटर के बाहर, और अब ऐसा हो गया बिल्कुल बाहर तक लाइन लग गई। जिसको नहीं देखनी फिल्म वो भी सोच रहा है चल भाई 40 मिनट एसी में ही बैठ जाते हैं। हमने पॉपकॉर्न पेप्सी जब तक पैक करा इतनी लंबी लाइन लग गई। देखो संटी भाई खड़े वहाँ पॉपकॉर्न लेके पेप्सी लेके। चलो भाई फिल्म देख के आ गए। अब मैं आपको थोड़ा पैनामा कैनाल के बारे में बताता हूँ। बाहर थोड़ी हवा चल रही है तो कोई नहीं, चलते हैं बाहर, देखते हैं कोई शिप गुजर रहा होगा तो वो भी दिखाऊंगा। तो भाई पैनामा कैनाल बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी और पैनामा कैनाल है क्या चीज़ पहले वो बता देता हूँ। पैनामा कैनाल है भाई एक मतलब पनामा जो कंट्री थी ना उसको बीच में से काट दिया और उसमें से पूरा रास्ता बना दिया जहाँ से शिप्स जा पाएँ पानी में से। ये ज़रूरत इसलिए पड़ी, मैं आपको अंटार्कटिका लेके गया था, ड्रेक पैसेज में से होके जाते हैं सारे शिप अंटार्कटिका जो भी जाता है। अब मान लो किसी को न्यूयॉर्क से अपना वहाँ भेजना है कार्गो, पेरू में भेजना है, ठीक है, कैसे भेजेगा भाई वो? पहले के ज़माने में पूरा नीचे से होके जाना पड़ता और फिर पेरू पहुँचता। या फिर मान लो न्यूयॉर्क से लॉस एंजलिस ही भेजना है कोई शिप, कैसे भेजोगे भाई? भेज ही नहीं सकते आप। तो इन्होंने कहा भाई कि एक ऐसा रास्ता बनाते हैं। पनामा सबसे पतली जगह थी जहाँ से मतलब ये काट सकते थे पूरे के पूरे देश को। अब पूरा अमेरिका तो नहीं काट सकते, 4000 किलोमीटर चौड़ा। तो इन्होंने क्या करा, पनामा का सबसे पतला पार्ट ढूंढा जो कि सिर्फ 80 किलोमीटर चौड़ा था, उसमें से पूरा काटा और शिप सब बीच में से जाती हैं। सेम चीज़ भाई इजिप्ट में कर रखी है सुएज़ कैनाल के साथ, जिसमें मतलब अगर यूरोप से पहले इंडिया सामान आना होता होगा कैसे आता होगा, पूरा अफ्रीका से नीचे जाके इंडिया आता होगा। पर अब क्या होता है, यूरोप से सीधा इजिप्ट से होते हुए सीधा दुबई के पास से निकल जाता है इंडिया की तरफ, पूरा बचता है। तो इस कैनाल के बाद एक शिप को जिसको अमेरिका से मान लो कहीं पे भी जाना होगा तो वापस मान लो लॉस एंजलिस ही जाना है शिप को, तो उस शिप के लिए भाई 12,800 किलोमीटर का डिस्टेंस कम पड़ेगा, 12,800। तो आप सोच सकते हो शिप्स के लिए कितना फ़ायदेमंद है। अभी देखता हूँ मैं कोई शिप पे पा रहा होगा तो आपको दिखाता हूँ, फिर इसके बारे में और चीज़ बताता हूँ। तो भाई इसको पहले बनाने की कोशिश करी थी भाई फ्रेंच आर्किटेक्ट ने, वो लोग फेल हो गए थे। उन्होंने बहुत खुदाई उदाई करी और मतलब पूरा पैनामा काटने की कोशिश कर दी, पर पैनामा क्या था पूरा जंगल है। आज भी मतलब ये मान लो 90% पूरा पैनामा जंगल ही है, ठीक है। पूरा काटने की कोशिश करी, बहुत सारे वर्कर्स मर गए भाई उसमें, और वो उनका पानी फिर गया, उनका प्लान फेल हो गया। फिर आया भाई एक अमेरिकन आर्किटेक्ट आया, वो कहता पूरा पैनामा काटने की ज़रूरत नहीं है, हम एक काम करते हैं, एक नदी थी पहले यहाँ पे, उसका डैम बना देते हैं और उस डैम में से ऐसा पानी छोड़ेंगे हम कि ना पैनामा के बीचों बीच एक आर्टिफिशियल लेक बन जाए कि थोड़ा सा शिप निकले बस, और लेक में जाके बहुत सारे शिप पार्क हो जाए, फिर धीरे धीरे एग्जिट करते रहे दूसरी साइड से। तो उन्होंने क्या करा, इस तरह से बनाया, बीच में गातून लेक करके आज की तारीख में लेक है, वो आर्टिफिशियल लेक है भाई, वो पूरा जंगल होता था, अब पूरे पानी के नीचे है वो सारा। वहाँ पे शिप पार्क रहते हैं, जैसे जैसे शिप की बारी आती रहती है वो आगे उस साइड से निकलते रहते हैं, उस साइड से जाते हैं, इसमें रहते हैं और इस साइड से निकल जाते हैं। एक तरफ जो सिटी है वो है पनामा सिटी, दूसरी साइड जो सिटी पड़ती है वो पड़ती है कोलोन, COLON। तो पनामा की 2 मेजर सिटीज़ हैं ये भाई एम्प्लॉयमेंट देता है 10,000 लोगों को। ये देख लो पनामा की पॉपुलेशन ही कितनी है, 40 लाख पॉपुलेशन है, उसमें से 10,000 लोग तो सिर्फ पनामा कैनाल में काम करते हैं, मतलब इस कैनाल को मेंटेन करने के लिए। तो बहुत सालों तक जब अमेरिकन ने इतनी मेहनत करी, फाइनली कैनाल बन गई। इसके बीच में अमेरिकन से डिस्कवर किया था भाई येलो फीवर इन्फेक्शन भी, जो कि मतलब येलो फीवर की आजकल वैक्सीनेशन भी लगती है इन देशों में आने से पहले। तो वो अमेरिकन से डिस्कवर करी थी कि भाई ये येलो फीवर की वजह से काफ़ी सारे वर्कर्स मर रहे हैं, तो उन्होंने डिस्कवर करी, उसकी वैक्सीन बनाई, छिड़क दिया यहाँ पे, सारे मच्छर मर गए जो भी पनामा कैनाल के आसपास थे। तो काम भी बहुत तेज़ी से होने लगा। तो जब ये बन गई कैनाल तो अमेरिकन ने इस कैनाल को अपने कब्जे में रखा भाई, कब्जे में रखा। पर 1977 में अमेरिकन ने ये कैनाल फाइनली पनामा को दे दी कि भाई अब तुम संभालो इसको, हमारा हो गया काम, तुम अब संभालते रहो। तो भाई पनामा ने इसको बखूबी संभाला है। 2024 आ गया, अभी तक कोई दिक्कत नहीं आई। 1914 में पहला शिप यहाँ से निकला था पनामा कैनाल, मतलब ये मान लो 100 साल से 110 साल हो चुके हैं इस कैनाल को बने हुए। अब मैं चलता हूँ ऊपर, दिखाता हूँ आपको कोई शिप दिखता है या फिर
नहीं दिखता है, दिखाता हूँ। हर मतलब ये मान लो आधे घंटे में एक शिप तो निकलता ही होगा। भाई देखना कितनी भीड़ है भाई, वहाँ से शिप आने लग रहा है। ये है पनामा कैनाल और ये है लॉक्स। देखो वो शिप आने लग रहा है, तो ये पानी इस लेवल पे है। अब क्या करेंगे, इस पानी को नीचे करेंगे, शिप नीचे जाएगा और शिप निकल जाएगा सीधा, क्योंकि देखो वो जो वाटर लेवल है ना वहाँ पे वो नीचे है। शिप को सीधा नीचे तो डाल नहीं सकते, ये लॉक्स बंद है, इनको खोल लेंगे, शिप नीचे जाएगा और फिर आगे निकलेगा। और दूसरी साइड जो कॉलोनी की साइड होता है उसमें शिप को उठाते हैं। अब शिप अगर इस तरफ से आएगा तो पानी नीचे है, तो उस लॉक को पहले उठा के थोड़ा ऊपर करेंगे, फिर ये वाले लॉक में आ जाएगा, फिर इस वाले लॉक को उठाएंगे, फिर ऐसे कर करके पहुंचाते हैं शिप को आगे लेक में। फिर दूसरी तरफ से एग्जिट कर जाएगा, क्योंकि अटलांटिक और पैसिफिक ओशन का जो लेवल था ना वो थोड़ा अलग है, मतलब एक ओशन नीचे एक ओशन ऊपर है, तो शिप को लेवल में करना पड़ता है। और ये जो लॉक्स है ना भाई, ये 8 मंजिल ऊंचे लॉक हैं। इसके अंदर आप पानी में जाओगे तो 8 मंजिल गहरा पानी है ये। और अभी जो नए लॉक्स बने हैं वो 10 मंजिल बड़े लॉक्स हैं, और वो इटली से इंपोर्ट करे इन लोगों ने। एक स्पेशल शिप बनवाया इन दरवाज़ों को लाने के लिए। सोचो, इन दरवाज़ों को लाने के लिए ना इटली से स्पेशल शिप बनवाया। उस शिप में 4 लोग एक टाइम पे आते थे और इनको 16 लोग चाहिए थे, तो 4 बार वो शिप इटली गया 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 लेके आया 4 बार। ये देखो भाई, अब पानी नीचे जाने लग गया। और मैं आपको बताऊं, कोई मोटर वगैरह नहीं है यहाँ पे। अगर आपको लग रहा है कि मोटर से पानी बाहर फेंकते हैं, मोटर से पानी इसमें डालते हैं, बिना मोटर के सारा काम ग्रेविटी की मदद से होता है। देखो पानी धीरे धीरे नीचे जाने लग गया है। अभी धीरे धीरे 8 मिनट में नीचे जाएगा पानी, 8 से 10 मिनट में, और फिर शिप आगे निकल जाएगा। पर कोई भी मोटर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी से काम हो रहे हैं। भाई ऊपर से मैं नीचे आके बैठ गया, और उस बंदे ने जो अनाउंसमेंट कर रहा है शोर ही बहुत मचा रखा है। अब मैं आपको दिखाऊंगा, देखना है शिप किस लेवल पे है, ठीक है। और अब थोड़ी देर बाद मैं आपको इसका लेवल दिखाऊंगा कितना लेवल है। देखो नीचे जाने लग रहा है शिप। डेली भाई पनामा कैनाल से 40 शिप पार करते हैं, और कोई शिप 2.5 करोड़ का टोल टैक्स देता है, कोई शिप 1 करोड़ का, कोई 50 लाख का। सबसे बड़े वाला शिप शायद अब 3 करोड़ का टोल टैक्स देता है पनामा कैनाल को पार करने के लिए। सोचो 3 करोड़ रुपए वो दे देते हैं कि हाँ भाई टाइम बचेगा प्लस फ्यूल बचेगा, इनका टाइम की वैल्यू है। और ये जो पनामा कैनाल पार करते हैं ना, जो शिप का कैप्टन होता है ना, वो शिप नहीं चलाता कैनाल में। ये स्पेशल इंजीनियर बिठाते हैं शिप पे, जो कि शिप के मतलब स्पेशल पायलट बिठाते हैं शिप पे, जो कि पनामा कैनाल से पार करवा के फिर कैप्टन को वापस देता है शिप। और ये इनको कहते हैं भाई टग बोट्स। ये टग बोट्स ना शिप को खींच के लेके आती हैं, ताकि मतलब शिप इधर उधर ना हो, क्योंकि शिप और इस कैनाल के बीच में ना कई जगह 1 फुट का डिस्टेंस रह जाता है। तो ये नहीं चाहते कि इनकी पनामा कैनाल डैमेज हो। शिप का कैप्टन और शिप का मालिक चाहता नहीं उसका शिप डैमेज हो। तो देखो भाई अब कितना नीचे आ गया शिप, देख रहे हो, धीरे धीरे नीचे जा रहा है अभी शिप। भाई वो देखो पीछे एक और शिप आ गया, येलो कलर वाला, वो भी इसी तरफ जा रहा है। देखो वो उसकी टग बोट्स हैं, वो लेके जाने लग रही है उस शिप को। वो देखो शिप कितना ऊंचा लग रहा है। अब पता नहीं किस तरफ जा रहा है, शायद पानी नीचे है उस तरफ का, क्या है शिप की हाइट नहीं पता। पर ये देख लो अब कितना नीचे जा चुका, उसका एंकर वहाँ दिखने लग रहा है। 8 मंजिल लगभग नीचे ड्रॉप हो गया एकदम से। ये एकदम से तो नहीं, 8 मिनट लग गए। अब मैं वो गेट दिखाता हूँ, 1 सेकेंड। लो भाई ऊपर आ गया मैं। अब ये गेट देख लो, रुक गए ना, पानी बिल्कुल नीचे हो गया, पानी उसके लेवल में आ गया। अब वो अगला गेट है ना, वो अभी भी ऊंचा है, वो जो वहाँ पे निकलेगा ना वो और भी नीचे है। तो अगले गेट में घुसाएंगे शिप को, फिर उसका पानी नीचे करेंगे, फिर शिप जा सकता है आगे। ऐसे 3 गेट लगे होते हैं यहाँ पे। भाई भीड़ ही बहुत है यार, क्या करूँ मैं बताओ। इतने टूरिस्ट आते हैं पनामा कैनाल देखने। मेरे को लग रहा है शिप से ज़्यादा टूरिस्टों से कमाते हैं ये। तो मैं आपको बता दूं, इस टाइम पे पनामा कैनाल डेली $10 मिलियन अर्न करता है पनामा कैनाल। मतलब 80 करोड़ रुपए दिन के, महीने के लगा लो आप 2,500 करोड़ रुपए। और साल के पिछले साल इन्होंने अर्न किया था $4.5 बिलियन। होगा तो भाई सरकारी, पर ये डिपार्टमेंट अलग से होगा। तो जो अर्न करते होंगे, इनका जो रेवेन्यू आता होगा तो वो सरकार में देते होंगे एज ए टैक्स, जो भी है, स्कूल और हॉस्पिटल बनाने के लिए 25 से 30%। तो गेट खुल गए, बहुत सारे लोग भाई खड़े हैं वहाँ पे। मैं क्या बताऊँ, देखना कितने लोग हैं, कमाल सा ही कर रखा है। इतने टूरिस्ट, मेरे को इतनी उम्मीद ही नहीं थी यार।
वो वाला शिप तो निकल गया, उसका पानी पहले नीचे हो रखा था। जैसे जैसे शिप बड़े होते गए और लंबाई में चौड़ाई में, तो इनको भाई अपना धंधा तो चालू रखना ही था, क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा थी पनामा कैनाल की, सुएज़ कैनाल की तरह। तो इन्होंने क्या करा भाई, पनामा कैनाल को एक्सपेंड कर दिया। 2007 में इन्होंने पनामा कैनाल को एक्सटेंड करना स्टार्ट किया और एक्सटेंड कर दिया। अब दुनिया के लगभग सारे बड़े शिप्स यहाँ से पास कर जाते हैं। जो क्रूज़ होते हैं, जैसे मैं घूमने गया था जिस क्रूज़ पे, वो सारे क्रूज़ नहीं जाते, क्योंकि काफ़ी महंगा पड़ेगा उनको यहाँ से जाने के लिए। और क्यों ही जाएगा कोई यहाँ पे ना, बहुत कम जाते हैं पर बहुत कम जाते हैं। पर इनका जो मेन धंधा चलता है ना, वो कार्गो शिप से चलता है। कार्गो शिप को टाइम बचाना होता है और फ्यूल बचाना होता है। जो क्रूज शिप होते हैं वो तो लग्जरी के लिए होते हैं, वो तो मतलब क्यों जाएगा इसमें से पार करे, क्या मिल रहा है उनको। तो कई शिप आते हैं बस अपने पैसेंजर्स को दिखाने के लिए, पर ज़्यादातर इनकी जो कमाई होती है वो होती है कमर्शियल शिप्स। भाई ये देखो निकल गया ये वाला शिप। काफ़ी टाइम लगा दिया यार इसने एक लॉक में। पिछले वाला आप लॉक अगर देखोगे तो उसका पानी का लेवल देखो कितना ऊंचा है, इसका भी इतना ही था, इसको नीचे करा। अब अगले वाले का नीचा है, तो फिर वहाँ जाके खड़ा होगा, फिर उसको नीचे करेंगे। और जिसको उस तरफ जाना होता है तो पानी ऊंचा ऊंचा करके भेजते हैं। लो भाई ये शिप कर गया पार। अब अगला शिप पता नहीं कितने टाइम में आएगा। तो ऐसा नहीं है कि पूरे दिन ही चलती रहती है पनामा कैनाल, टाइम होता है, सुबह का भी टाइम होता है और दोपहर का भी टाइम होता है। सुबह सिर्फ 7:45 तक शिप पार कर रहे थे आज, और दोपहर में 1:45 के बाद पार कर रहे हैं। तो डेली 40 शिप करते हैं पार। तो ये था पनामा कैनाल कैसे वर्क करती है, आपने देख लिया। तो बस आखिरी दिन है आज ट्रिप का। कल घर जाके कटवाऊंगा दाढ़ी बाल वगैरह। कब कटवाए थे, जब एंटार्क्टिका क्रूज़ पे जाने से पहले। उसको हो गया होगा 1-1.25 महीना। अगली बार से ट्रिमर भी लेके चलूँगा साथ में, क्योंकि यहाँ पे दाढ़ी काटनी आती नहीं है लोगों को। देखो एक और शिप लग गया लाइन। भाई नीचे है गिफ्ट शॉप, पर ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे मैग्नेट महंगे मिलेंगे। देखते हैं चलो कितने के मैग्नेट हैं। हमने कल खरीदे थे $3 के, यहाँ कितने के मिलते हैं। 1914 लिखा है, क्योंकि पहला शिप जो है ना 1914 में पार करा था। पर ज़्यादातर लोगों ने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि 1914 से 1918 तक पहली वर्ल्ड वॉर चली थी। जिस दिन शिप ने पार करा उसी दिन वर्ल्ड वॉर हो गई थी, पता है भाई। जाते वक्त तो कुछ इज्जत ही नहीं है, ऊपर आते वक्त तो एस्केलेटर हैं, और ऊपर आते वक्त 2-2 बना रखे हैं। जाने वाला भी बना दो एक, पता नहीं क्यों नहीं बना रखा। यहाँ तो बिना इज्जत के रवाना कर रहे हैं कि भाई तुमने कर दिए $17 पे, अब तुम भगो यहाँ से, सीढ़ियों से जाओ। और भाई मेरे को तो लग रहा है हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी पूरी दुनिया की ना ये वाली होगी जो हमने देखी है। हाउसफुल चलता है, दिन में 10-10 शो होते हैं और सबको टिकट लेनी पड़ती है, सबको देते हैं, चाहे यहाँ पे कितने भी जने आ रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं मूवी। तो ये वाली हाईएस्ट ग्रोसिंग कैसे नहीं है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। सब लोग ले रहे हैं $7-7 की टिकट। चलो यहाँ पे ओपन बस भी आ रखी है भाई, सिटी टूर वाली। अगर आप ये लेते हो तो शायद यहाँ पे ये यार यही ले लेते, इसी की टिकट ले लेते, हमको टैक्सी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आप इसकी टिकट ले लेना यार, मेरे हिसाब से फ़ायदे में रहोगे। $60 अगर अकेले हो तो पक्का लेना, अगर 2 हो तो चलो छोड़ भी सकते हो, पर सही है ले सकते हो। भाई टैक्सी वाले तो इतने सारे खड़े हैं पीछे, पर इनसे पूछ लिया तो $30-40 मांगेंगे पक्का। तो ट्राई करते हैं ऊबर मंगाने की, आ गई तो ठीक है। और अरे भाई बस भी तो आ गई है। अरे पर हमारे पास कार्ड में पैसे ही नहीं है। अरे कोई नहीं, वो उससे चल जाएगा। नहीं वीज़ा कार्ड नहीं चलेगा इसमें। पता पूछ कर लेते हैं। चलो अरे डॉलर लेके आए ना। तो भाई यहाँ पे तो बस मिल गई हमको, और पता नहीं कार्ड में बैलेंस तो यार मेरे हिसाब से कम था, जहाँ तक मेरे को याद है। पर संटी भाई को पता नहीं कैसे क्या एंट्री भाई उस दिन आप कह रहे थे ना 4 बार कटवा दिया, 4 बार कटवा दिया। मैं उसमें जैसे बैलेंस चेक कर रहा था उसमें नहीं था। अब एग्जिट के टाइम पे आपको पकड़ेंगे, एग्जिट पे आपको लगाना ही नहीं है। चलो भाई पहुँच गए, निकलते हैं बाहर। तो भाई बस में क्या हुआ ना, मेरे को पता था हमारा बैलेंस 25 सेंट ही है, तो 25 सेंट लगाए, मैं अंदर घुस गया, बैलेंस दिखाया 0। अब संटी भाई लगा रहे हैं, वो खोल नहीं रहा गेट। और वो लड़की ड्राइवर जो थी वो इतनी अच्छी थी, उसने संटी भाई को देखा, मैं अंदर घुस चुका था, वो कहती चल तू भी चला जा अंदर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सही था, मतलब 25 सेंट में ही आ गए यहाँ तक। कार्ड में बैलेंस भी 0 ही हो गया। तो करा लेंगे वैसे इसका रिचार्ज, क्योंकि कल शायद हम देखते हैं एयरपोर्ट कैसे जाएँ, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से या फिर टैक्सी से। लो भाई आ गए हम वापस। अच्छा ये बताओ, आप अंकल से ही क्यों खरीदने आए? गाड़ी में कुछ बोल रहे थे ना। मैं इसलिए बोल रहा था कि ये हो सकता है कभी कभार जो पेंटर्स है ना फेमस हो जाते हैं। हाँ। तो जैसे ही फेमस हो जाएंगे तो यही जो है ना अभी आप खरीद रहे हो $10-20 की, $1 मिलियन में जाती है। भाई आज पेंटिंग लेने आए, अंकल जी नहीं है यहाँ पे, दुकान अपनी बढ़ा के चले गए हैं।
चलते हैं भाई, अब मैं तो उस दुकान से खरीद लेता हूँ $20 की, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाओ। अरे भाई संटी भाई को ये पसंद आ गया जो भाई बजाने लग रहा है। उसने बोला ये 5 के हैं, ये 6 के शायद, या फिर 6 के 7 के, और ये बोला उसने 8 के। चलो भाई, जो बंदा 8 का कह रहा था वो 5 में दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं, संटी भाई को पसंद आ गया तो ले लिया। भाई अपना एक सब्सक्राइबर आ गया भाई, अपने एक सब्सक्राइबर भाई आ गए, उनका मेल आया था मेरे पास कि पनामा मिलना चाहता हूँ। मैंने उनको हॉस्टल का एड्रेस दे दिया था, तो मैंने कहा यार दोपहर में तो हम पनामा कैनाल जाएंगे, आप भी ऑफिस वगैरह जा रहे होगे तो शाम से को मिल लेते हैं। पर वो शायद हॉस्टल पहुँच गए। फिर मैंने उनको बोला कि 1 घंटा लगेगा यार, अभी तो हम पेंटिंग लेने आ रखे थे। तो पता नहीं यार घूमते घूमते कैसे यार उन्होंने हमको यहाँ ढूंढ लिया, और एकदम से गाड़ी में से हम भी उस गली में से निकल के आए, और वो भी एकदम से आए, कहते नवांकुर भाई ये तो मतलब कुछ, ये तो मतलब अजीब ही चीज़ हो गई। तो मैंने कहा यार एक बार पेंटिंग लेके आ रहे हैं हम, फिर चल पड़ेंगे हॉस्टल, क्योंकि इतनी दूर आ ही गया हूँ। तो मैंने सोचा यार कोई नहीं, नकली होगी यार, नकली पेंटिंग सही, पर पसंद आ गई वो एक बार ले दे के छुट्टी करता हूँ। तो भाई ये आंटी इतनी खुश हो गई ना, कहती मैंने बोला था मेरी पेंटिंग संभाल के रखना, कल आऊँगा मैं और बचा के रखना इस पेंटिंग को। तो आंटी ने सच में रख लिया यार बचा के। चलते हैं भाई, सब्सक्राइबर भाई पता नहीं कहीं पे पार्क कर रहे होंगे गाड़ी। मैंने कहा पार्क कर लो यार, हम 1 ही मिनट में आए बस, कि हमने कोई नहीं चूज़ कर रखी थी। और पता है बात क्या हुई, $20 में अंकल सिर्फ पेंटिंग देते, चलो ठीक है वो एक्सपीरियंस अलग रहता। इसके साथ फ्रेम भी मिला है, और ये फ्रेम इतना बड़ा है कि मेरे बैग में आ जाएगा, बस इंडिया तक जाने तक टूटे ना तो अपना काम चल जाएगा। मैं इसको कपड़ों के बीच में फंसा दूंगा तो टूटेगा नहीं। चलो भाई देखते हैं भाई ने कहाँ पार्क करी है। मेन एरिया है बिल्कुल, यहाँ पार्किंग मिलती सी नहीं है। स्वागत है भाई आप सभी लोगों का एक नए दिन में। आज मेरी फ़्लाइट है बैक टू इंडिया। यहाँ से पहले जाएगी न्यूयॉर्क, जो कि न्यू जर्सी में एयरपोर्ट, और फिर वहाँ से जाएगी भाई अपनी डायरेक्ट फ़्लाइट यूनाइटेड की दिल्ली। यहाँ से भी यूनाइटेड की फ़्लाइट है, पर भाई सुबह उठते ही ना दिमाग ख़राब होना ही होता है। मैंने जो जापान टूर ऑर्गेनाइज़ करा था उसमें एजेंट से भी पता चला कि अपॉइंटमेंट ही अब से 25 दिन बाद की मिल रही है, और जो टूर है भाई वही मतलब 45 दिन बाद है। पर मैंने कहा कोई नहीं भाई, अब टूर बना दिया, चाहे फ़्लाइटें कितनी महंगी होती रहे, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। मैंने जिन्होंने कर लिया बुक उनकी मैं करा के रहूँगा, पर दिमाग तो ख़राब हो ही जाता है। मैंने कहा चलो कोई नहीं भाई। ये रहा आते यूनाइटेड का काउंटर आ गया, और मैंने ऑनलाइन चेक इन तो कर ही दिया था, अब बस एक बार बैग चेक इन करके अपना फ्री हो जाएं। तो भाई जापान की ना अपॉइंटमेंट हमेशा मतलब ये मिल जाती है, अगले दिन की ले लो, 2 दिन बाद की ले लो, पर वो ये जब अपना काम अटकता है ना तो वैसे ही अटकता है भाई। पर भाई वही है, जुबान का बंदा होना चाहिए। तो मैंने सब लोगों को बोला है चाहे फ़्लाइट कितनी भी महंगी हो जाए, जितना प्राइस मैंने बोला था उतने में लेके जाऊँगा, चाहे आपका वीज़ा 1 दिन पहले आए, मेरे को उससे कोई दिक्कत नहीं है, देखी जाएगी भाई। तो चलो भाई चलते हैं यहाँ से अपने देश वापस। क्या ढंग से बाय नहीं बोल के गए थे ना आप? हाँ तो लोगों ने क्या बोला था? भाई वीडियो में करना पड़ता है, बाय बाय संटी भाई, फिर मिलते हैं। चलो तो भाई सुबह टैक्सी लेके हम यहाँ पे आ गए थे। टैक्सी ने लिए $17, और सस्ती आ गई टैक्सी, 20 किलोमीटर के $17 लिए। और संटी भाई मेरे साथ ही आ गए। वैसे इनकी फ़्लाइट है दोपहर के 2:30 बजे की, और मेरी है अभी 10 बजे की। इनकी टर्मिनल भी अलग है, पर चेक इन करके साथ ही अंदर बैठ जाते 10 बजे तक। तो पर चलो जैसा भी है जो भी है, पहुँचो भाई। आपकी तो 5 घंटे में पहुँच जाओगे। 5 घंटे में पहुँच? 5 या 9? मेरी टोटल है पहले यहाँ से 4 घंटे की है, फिर 2 घंटे वेटिंग, फिर 1 घंटे की फ़्लाइट है। 6-7 घंटे में। मेरे को तो भाई पहुँचने में 25 घंटे लगेंगे। चलो भाई मेरा चेक इन वगैरह हो गया, बोर्डिंग पास दे दिया भाई। न्यूयॉर्क उतर के सब कुछ इमिग्रेशन वगैरह कराना ही पड़ेगा, क्योंकि यूएस का रूल है अब बिना वीज़ा के ट्रांजिट तक नहीं कर सकते। आपके पास प्रॉपर वीज़ा होना चाहिए, तो वो है मेरे पास। तो इमिग्रेशन वगैरह सब कराएंगे। 5 घंटे का न्यूयॉर्क में स्टॉप है, फिर डायरेक्ट फ़्लाइट यूनाइटेड की इंडिया के लिए। चलो भाई चलता हूँ मैं। चलो भाई। ये देखो यूएस जाने वाली फ़्लाइट्स की कितनी सिक्योरिटी रहती है, हद ही कर रखी है बिल्कुल इन्होंने, कि मतलब इन बेंचों पे जाके वैसे बंदा बैठ भी नहीं सकता है। बिल्कुल रिजर्व्ड है ये, सिर्फ जो यूएस फ़्लाइट जा रही है उनके लिए। वैसे और पूरे एयरपोर्ट मैंने देखा गेटों पे खाली पड़े हैं ये सारे। और भाई कोई पानी भी नहीं लेके जा सकता अपने साथ, मतलब कोई भी लिक्विड भी अलाउड नहीं है। चेक इन पे भी बोल रहा था। चलो ठीक है, क्या करें भाई, अब देख लो कितने सारे एजेंट खड़े हैं सिर्फ यूएस फ़्लाइट बोर्डिंग के लिए।
चलो भाई, ये खड़ा अपना यूनाइटेड का प्लेन, ये भी यूनाइटेड का है और ये इनकी एयरलाइन है पनामा वालों की, कोपा एयरलाइन। और इनका बिल्कुल ना जो सिंबल कलर बिल्कुल यूनाइटेड एयरलाइन जैसा लगता है। यहाँ से यूनाइटेड की बहुत सारी फ़्लाइट्स जाती हैं जो कि मतलब यूएस की अलग अलग सिटीज़, काफ़ी अच्छी कनेक्टिविटी है पनामा से हर जगह की, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, कैरेबियन, हर जगह पनामा से काफ़ी अच्छी कनेक्टिविटी है इनकी कोपा एयरलाइंस की। तो देखो कितनी लंबी लाइन लगी पड़ी है भाई। अभी तो चलते हैं भाई, अपना करते हैं 25 घंटे की जर्नी को स्टार्ट। भाई यूएस लैंड हो गया, मेरा इमिग्रेशन हो गया। तो भाई आज अब यकीन नहीं करोगे कि क्या हुआ यहाँ पे। इस चीज़ के लिए मेरे को यूएस से बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब ये रूल की वजह से। जैसे कई लोग होते हैं जो लाइन में लगाते हैं इमिग्रेशन के लिए, समझ गए, वो लोग लाइन में लगा रहे थे लोगों की, आप इस गेट पे चले जाओ, इस गेट पे चले जाओ। तो मेरे साथ वाला गेट था ना वो बंद था, ठीक है, और मेरे आगे खड़े थे 2 गोरे। अब मेरे साथ वाले ने क्या करा, गेट खोल दिया अपना, नया इमिग्रेशन वाला वहाँ पे आके बैठ गया। तो गोरों ने क्या करा कि भाई उस वाली लाइन में घुस गए, पर पीछे जो बंदा लाइन में लगा रहा था और उस इमिग्रेशन वालों ने उसको बुलाया था गोरों को कि आ जाओ इस लाइन में आ जाओ, मैंने खोल दिया वाली लाइन, पर वो गोरे चले गए। तो पीछे से जो बंदा लाइन में लगा रहा है, सोच सकते हैं आप उस बंदे की क्या पोस्ट होगी इंडिया में, मतलब उसको ऐसी नज़रों से देखेंगे कि भाई ये तो बंदा लाइन में लगा रहा है बस, है ना। तो वो बंदा भागा भागा आया, लड़की थी, वो आई, कहती एक्सक्यूज़ मी सर, जिस लाइन में गए उसी में खड़े रहो, आपको ऐसे परमिशन नहीं है दूसरे में जाने की। तो फिर उन्होंने गोरों ने कहा कि भाई हमको इमिग्रेशन वाले ने बुलाया है। तो इमिग्रेशन वाले ने बोला कि गलती मेरी है, मेरे को ऐसे बुलाना नहीं चाहिए था। उस लड़की को सॉरी बोला जो लाइन में लगा रही थी कि गलती मेरी है कि मैंने इनको बुला लिया, कहता आई एम सॉरी माय बैड। और फिर उस लड़की ने पैसेंजर से माफ़ी मांगी कि भाई सॉरी, मैं आपके ऊपर ऐसे मतलब बोल ली कि लाइन में लग जाओ, मेरे को नहीं पता था आपको उसने बुलाया। उस बंदे ने उस लड़की से माफ़ी मांगी और पैसेंजर्स ने मतलब किसी से माफ़ी मांगी, क्योंकि पैसेंजर्स की गलती नहीं थी, उन दोनों में मिसकम्युनिकेशन था। पर अगर यही सेम चीज़ इंडिया में हो जाए भाई कि मतलब इमिग्रेशन वाले से वो बंदा जुबान लड़ा रहा है जो क्या कहते हैं लाइन में लगाने लग रहा है लोगों को, तो इमिग्रेशन वाला कैसे धमकाएगा उसको, आप कमेंट सेक्शन में बता देना। अब ये मत कहना है, ये मतलब ये इक्वालिटी जो अमेरिका में मिलती है ना यार, ये मेरे को काफ़ी पसंद है यार। जो मतलब आते हैं ना एकदम से फ्री वाला फील आता है भाई अमेरिका में, पता नहीं क्यों आता है भाई। अब जो मेरे को आया वो मैंने बता दिया, प्लस मेरे से पूछते कि क्यों आए हो, मैंने कहा ट्रांजिट में इंडिया जा रहा हूँ। कहते कितनी देर बाद फ़्लाइट है, मैंने कहा 4 घंटे बाद है शायद। सिर्फ फ़ोटो खींची बंदे ने, उसने मेरे फिंगरप्रिंट नहीं लिए, उसने मेरा पासपोर्ट स्कैन तक नहीं करा कहीं पे, सिर्फ फ़ोटो से ही शायद उसके कंप्यूटर में आ गया होगा कि ये बंदा सही है। तो कहता ओके थैंक्स, एंजॉय योर स्टे, बस 2 सवाल पूछे। और उन गोरों से शायद पहली बार आ रहे होंगे घूमने घुमाने, तो उनसे भाई हज़ारों सवाल पूछ ले, कहाँ रुकोगे, अच्छा दोस्त के घर रुकोगे, दोस्त का एड्रेस बताओ, दोस्त यहाँ पे PR है, पासपोर्ट है उसके पास, क्या है क्या नहीं है। तो ये किस्सा आपको कैसा लगा भाई? मैं तो देख के हैरान हो गया। इमिग्रेशन वाला उस बंदी से माफ़ी मांग रहा है, कह रहा माई बैड, आई एम सॉरी कि मैंने बुला लिया इनको, तूने लाइन में लगाया था, मेरे को तेरी मतलब उसकी जिम्मेदारी है उस लड़की की लाइन में लगाना, तो उसकी बात को कोई काट नहीं सकता। हालांकि इमिग्रेशन वाले की पोस्ट उससे ऊपर है, सीनियर है वो, पर कितनी रिस्पेक्ट से ट्रीट करा उसने लड़की को, मेरे को ये देख के बहुत अच्छा लगा भाई। और भाई अमेरिका, कनाडा जैसे देशों में एक रूल और है कि मान लो मैं लैंड हो गया यहाँ पे, ठीक है, मेरी इंटरनेशनल कनेक्शन फ़्लाइट है, तो मेरे को इमिग्रेशन पार करना पड़ेगा, एयरपोर्ट के बाहर निकलना पड़ेगा, और ये जो मैं बैगेज पीछे टांग के घूम रहा हूँ ना, ये वापस से चेक इन में डालना पड़ेगा। मतलब चेक इन करने वो नहीं जाना, मेरा बोर्डिंग पास और ये बैगेज ऑलरेडी दिल्ली तक चेक इन है, पर मेरे को खुद उठा के बाहर लेके आना पड़ता है कस्टम से, ताकि मतलब इनके ऊपर कुछ ऐसी चीज़ें ट्रांसपोर्ट ना हो जाएं। मतलब इनके रूल है अपने भाई। यहाँ पे बस बैगेज मेरे को मतलब बैगेज बेल्ट पे डाल के आना है, बस डाल दिया और हो गया काम ख़त्म। तो ये थोड़ा इसलिए यूएस का वीज़ा चाहिए आपको ट्रांजिट करने के लिए भी, क्योंकि जो भी बंदा यूएस में इंटरनेशनल फ़्लाइट से लैंड होएगा उसको भाई इमिग्रेशन कराना ही पड़ता है। बस यहाँ पे यूएस का आ गया, यूनाइटेड एयरलाइंस का, यहाँ बैग डालना है बस मेरे को। चलो भाई बैग ड्रॉप कर दिया और चलते हैं अब अपने इंडिया की तरफ। अभी तो लगभग शायद 4 घंटे मेरे को बैठना ही पड़ेगा, यहाँ से दूसरे टर्मिनल पे जाना पड़ेगा। फ़्लाइटें लैंड टर्मिनल B पे होती हैं और जाना मेरे को टर्मिनल C पे है। तो भाई इस सीरीज़ को रखते हैं यहीं तक। इस बार हम गए तो काफ़ी सारे देश थे, पर नए देश थे 10, मतलब जब से मैं घर से निकला हूँ। मोरक्को,
आइसलैंड, फिर अर्जेंटीना और ये 7 सेंट्रल अमेरिका की कंट्रीज़ जो अभी गए हैं, और एक नया कॉन्टिनेंट जिसका नाम है एंटार्क्टिका। तो इस 80 दिन की जर्नी को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अब अगली जर्नी शुरू करेंगे थोड़े दिनों बाद।